गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं VBT थ्योरी। ओके, इसके पहले हम लोग VSPR थ्योरी डिस्कस किए हैं। VSPR थ्योरी में हमने आपको बताया था कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन्स जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डेफिनेट शेप ऑक्यूपाई करते हैं, और रिपल्सन लोन पेयर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, बॉन्ड पेयर में सबसे कम। उसको हमने आपको डिफाइन कर दिया था, उसमें हमने शेप और ज्योमेट्री भी बता दिया था। अब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों आई? इसलिए आई बिकॉज VSPR थ्योरी भी फेल होगी बेटा। VSPR थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई मॉलिक्यूल के शेप को, बिकॉज VSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंपल मॉलिक्यूल का शेप तो एक्सप्लेन हो गया, बट जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल थे, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, उनका शेप जो है VSPR थ्योरी के थ्रू जो है एक्सप्लेन नहीं हो पा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, VSPR थ्योरी के थ्रू जो है जो शेप मॉलिक्यूल का है वो केवल इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रिपल्सन के रीज़न से बताया जा रहा है, बट ये इनफ नहीं है किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन करने के लिए। हम केवल किसी मॉलिक्यूल के शेप को उसके सेंट्रल एटम पे सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रिपल्सन के बेस पे उसका शेप बताना ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लग रहा था। ठीक, इट मीन्स यू कैन से इन अदर वर्ड्स VSPR थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और डू नॉट फुल्ली एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा था जो है VSPR थ्योरी में कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, ओके, या ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके बाद कौन सी थ्योरी आई एक्सप्लेन करने के लिए? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बेटा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हिटलर और लंदन नाम के साइंटिस्ट ने, हिटलर एंड लंदन नाम के साइंटिस्ट ने 1927 में दिया। कब दिया? इन 1927 में। और इसको फर्दर डेवलप किया बाद में, और ये थ्योरी डेवलप हुई, फर्दर डेवलप्ड बाई पाउलिंग। पाउलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ? हाँ, वही पाउलिंग एंड अदर्स। फर्दर इसको डेवलप किस साइंटिस्ट ने किया? पाउलिंग और अदर्स ने डेवलप किया। ओके, तो हिटलर और लंदन ने इसको दिया था 1927 में। इसके बाद इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फर्दर डेवलप किया, एक्सप्लेन किया, और आगे इसमें कुछ चीज़ें ऐड की। वो कौन थे? पाउलिंग और अदर्स। ओके, पाउलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़े, वही पाउलिंग। चलिए, तो अब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। VSPR थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई तो कौन सा थ्योरी आई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है। फिर वही बात, जो भी थ्योरी आई है सारी थ्योरी कोवलेंट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को डिफाइन करती हैं कि कोवलेंट मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होने पे उसका शेप क्या है। ओके, तो सारे जो थ्योरी जो आए हैं वो कोवलेंट मॉलिक्यूल और कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को बता रहे हैं और उसके शेप को डिफाइन करना चाह रहे हैं। वैसे ही बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी ये अप्रोच है कि केमिकल बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है और उसके मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। ओके, ध्यान देना हमारी बात की। तो यहाँ मोस्टली बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसको बताती है कि हाउ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, यही तो थ्योरी है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि हाउ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के कंसिडरेशन को उसने लिया हुआ है। फर्स्ट, एनर्जी कंसिडरेशन। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एनर्जी के बेस पे, एनर्जी कंसिडरेशन के बेस पे बताती है कि कैसे जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, एनर्जी कंसिडरेशन के बेस पे। सेकंड, वो बताती है ऑर्बिटल ओवरलैप के बेस पे, ऑर्बिटल ओवरलैप के बेस पे कैसे जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। थर्ड इसका है हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कैसे फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, एंड फोर्थ इसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी इसने बेस बनाया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट बेस लेके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो पहले हम एनर्जी कंसिडरेशन देखेंगे
फिर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग देखेंगे, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे। बात हमारे ध्यान से समझेंगे बेटा, कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा, उसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कई टर्म्स यूज किए हैं, कई टर्म्स में उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, या यू कैन से इन अदर वर्ड्स कई वेज में बताया हुआ है। वो पहला वेज है एनर्जी कंसिडरेशन के बेस पे बताया हुआ है कि एनर्जी के बेस पे कैसे मॉलिक्यूल कंबाइन करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर कैसे एटम कंबाइन करके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एंड ऑर्बिटल ओवरलैप के बेस पे बताया कि कोवलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से फॉर्म होता है। एंड हाइब्रिडाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट उसमें इंक्लूड हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही, कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो है फॉर्मेशन होता है कोवलेंट बॉन्ड का। ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन को भी इसमें उन्होंने इंक्लूड किया था। ओके, तो इसको 1 by 1 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत डिटेल है बेटा, जो आपके टॉपिक में है वही है यहाँ पे। ओके, तो इस बेस पे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं एनर्जी कंसिडरेशन के टर्म्स में, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं हम। अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी के टर्म में कैसे जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है बेटा कि व्हेन टू, ध्यान से हमारी बात समझेंगे, व्हेन टू एटम कम टू ईच अदर, जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, देन देयर आर सम फोर्सेज एक्ट बिटवीन, उनके बिटवीन तब कुछ फोर्सेज ऐड करते हैं। वो 2 टाइप के फोर्सेज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ रिपल्सन होते हैं। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ रिपल्सन में अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हाई है और फोर्सेज ऑफ रिपल्सन उसमें लेस है, तो बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्ड मोर स्टेबल होगा और एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे, दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर से हमारी बात ध्यान रखेंगे, क्या हम एनर्जी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। सपोज करिए एक एटम ए है, एक एटम बी है, ये अभी दोनों दूर दूर है, इनमें किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं है। जब इन दोनों को नज़दीक लाया गया, एक ए है, ये बी, दोनों क्लोज हो गए, ए एटम और बी एटम दोनों क्लोज हो गए, तो जब ये क्लोज हो जाएंगे तो इनके बीचेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा। ओके, कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन, मतलब डिफरेंट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन लगता है, जैसे पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और सेम चार्जेस के बीच रिपल्सन लगेगा। तो इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेज क्रिएट हो जाती हैं। अभी हम बताते हैं कैसे क्रिएट हो जाती है वो फोर्सेज। अगर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और फोर्स ऑफ रिपल्सन कम है, तो ये दोनों क्लोज टुगेदर आएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो इससे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी यहाँ से निकल जाएगी, और जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, तो ये हायर स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में हमने बताया था एक ही चीज़ कि मिनिमम एनर्जी हायर स्टेबिलिटी। किसी भी सिस्टम या किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्म तभी होगा जब उसकी एनर्जी मिनिमम होगी, और जब एनर्जी मिनिमम हो जाएगी तो हायर स्टेबल हो जाएगा वो, और वो मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ए बी के बिटवीन जो है कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? इसी कंसिडरेशन को बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, चलिए अब इसका एक एग्जांपल हम आपको लेके बताते हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी बताया हुआ है, हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके। कि अब तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एनर्जी कंसिडरेशन के टर्म्स में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि वो जब टू एटम्स क्लोज टुगेदर होंगे और वो मॉलिक्यूल बनाना चाहेंगे, तो उनके बिटवीन जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई होना चाहिए, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी उसमें से रिलीज हो जाएगी, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, इससे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर रिपल्सन ज़्यादा हो गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, जिससे वो स्टेबल नहीं रहेगा, और स्टेबल नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल बेटा नहीं फॉर्म होगा। कब? जब रिपल्सन फोर्स ज़्यादा हो, अट्रैक्शन फोर्स कम हो, तो नहीं फॉर्म होगा मॉलिक्यूल एटम से, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम है, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी हायर हो जाएगी। तब वहाँ पे 2 एटम कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बना लेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी एग्जांपल्स आपको सुन, जैसे H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। H2 मॉलिक्यूल का ध्यान देंगे बेटा, इसी से समझ में आपको आ जाएगा H2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं। हमने कहा एक हमारे पास सपोज करिए एक H2 में 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, एक ये, एक को हम HA लिख ले रहे हैं, एक को HB लिख दे रहे हैं। एक हाइड्रोजन के एटम H है, एक हाइड्रोजन का एटम HB है। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पे बनाया, देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s1 होता है। ओके, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होगा। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं, ये है इसका एक प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस हो गया इस HA का, यहाँ पे हम लिख देते हैं HA का ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन A वाले का है। ओके, इसका इलेक्ट्रॉन हम यहाँ बना देते हैं, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ओके बेटा, और दूसरा हम यहाँ बना दिए, ये इसका जो है दूसरे वाले HB का जो है न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन हम यहाँ बना दे रहे हैं इस तरफ, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ लिख लीजिएगा, ये HB का न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन B का है, ये इलेक्ट्रॉन A का है। ओके बेटा, ऐसा कर सकते हो आप। चलिए अब ध्यान दो हमारी बात की, ये इसका, तो इसके बीच अट्रैक्शन होगा, भाई इसका इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा, यहाँ इसके बीच अट्रैक्शन होगा, यहाँ इसके बीच अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा। ये तो पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को। ये ऑलरेडी इनके बीच अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, यहाँ इस तरफ वो खींचेगा उस तरफ वो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो भाई इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट तो होगा ही। अब देखिए इसके अलावा बेटा ध्यान देना, यहाँ पे 2 टाइप के फोर्सेस काम करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहला, एंड सेकंड है फोर्सेज ऑफ, यहाँ कर दीजिएगा फोर्सेज ऑफ रिपल्सन। 2 फोर्स वर्क करता है जब एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो इसमें पहले हम देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन है। अब देखो बेटा, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही, अपने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अटैच किए हुए, उसके अलावा इसका न्यूक्लियस, इससे पहले वाले HA एटम का जो न्यूक्लियस है दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव या पॉजिटिव है, और इसका जो है न्यूक्लियस इस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बेटा? करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये निगेटिव या पॉजिटिव, इसका पहला, ध्यान देना हमारी बात पे, हाइड्रोजन जो A है, HA है, उसका न्यूक्लियस हाइड्रोजन HB के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। करेगा अट्रैक्ट, यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है अट्रैक्ट, यहाँ देखिए अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, अब देखिए ये दूसरे वाले का न्यूक्लियस, HB का न्यूक्लियस जो है HA वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ एक अट्रैक्शन हो गया। ओके, 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ वर्क करें, एक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। ओके, और यहाँ पे तो पहले से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं क्या इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन भी वर्क कर रहा है। फोर्स ऑफ रिपल्सन भी वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इसको अट्रैक्ट किया, ये इसको अट्रैक्ट किया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, इस न्यूक्लियस को ये न्यूक्लियस रिपेल करेगा। सर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। करेगा नहीं बेटा? क्योंकि सेम चार्जेज हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, ये न्यूक्लियस इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पे 2 फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहे हैं। कितने फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहे हैं? 2। तो 1 ये हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 1 ये और ये दोनों क्या हैं? फोर्सेज ऑफ रिपल्सन। ये क्या है बेटा? फोर्सेज ऑफ रिपल्सन है। तो कितने फोर्सेज काम करें? 2 फोर्सेज ऑफ रिपल्सन है, 2 फोर्सेज ऑफ रिपल्सन। और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कितना है? 1, 2, और एक यहाँ काम कर रहा है 3 हो जाएगा, और एक यहाँ 4। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? 4 है। ध्यान देना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? 4 है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना है? 2 है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ वर्क कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम। 4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कितने हैं? 4, और फोर्सेज ऑफ रिपल्सन कितने हैं? 2। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्सेज ऑफ रिपल्सन।
फोर्सेज ऑफ रिपल्सन। ओके बेटा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा है। तो थोड़ा सीरीज कर दे रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से क्या है, ज़्यादा है। ओके, ध्यान रख दीजिए, 2 फोर्सेज ऑफ रिपल्सन। ठीक है बेटा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्सेज ऑफ रिपल्सन, ज़्यादा है। तो हमने अभी बताया कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा, तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म, इसीलिए H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। इसको आप नोट कर लेंगे। ओके बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए क्लियर। दैट इज द एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जब 2 मॉलिक्यूल गेट टुगेदर होंगे तो उनके बिटवीन जो है फोर्सेज का वह एक्ट करेंगे। वो फोर्सेज 2 टाइप्स के होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम है, तो मॉलिक्यूल गेट टुगेदर होंगे, क्लोज टुगेदर होंगे और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन हाई हो गया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। ओके, अब बेटा क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया तो देखने पे यह पता चला कि जब ये हाइड्रोजन HA और HB एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे तो एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद अगर उनको क्लोज किया गया तो रिपल्सन बढ़ गया। जब एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद उनको क्लोज किया गया तो रिपल्सन बढ़ने लगा और अट्रैक्शन कम होने लगा। जिस मिनिमम डिस्टेंस पे अट्रैक्शन ज़्यादा था और रिपल्सन कम था, उस पे देखा गया तो इनके बीच जो डिस्टेंस ये है, ये मिला जो है 74 पिकोमीटर, और दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ। आपको याद होगा हमने कहा था बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करते समय कि बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ जो है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम के सेंटर के न्यूक्लियाई के बीच इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, उससे अगर हम क्लोज करेंगे तो उसमें रिपल्सन होने लगेगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा। तो हाइड्रोजन को जब क्लोज किया गया तो ये 74 पिकोमीटर्स के बाद अगर क्लोज किया गया तो उनमें रिपल्सन बढ़ गया। इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो आगे हाइड्रोजन की कितनी बेटा, इसको नोट कर लेंगे आप। बॉन्ड लेंथ जो हाइड्रोजन की आई थी वो एक्सपेरिमेंटली पता चला 74 पिकोमीटर। ओके, कितना 70। इस तरह से एनर्जी कंसिडरेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बॉन्ड लेंथ को डिफाइन कर दिया इसने। किसने, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ डिफाइन हो गया कि मिनिमम डिस्टेंस जिस पे मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम है, अगर उससे और डिस्टेंस कम की जाती है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। उस मिनिमम डिस्टेंस को जिसके बाद क्लोज करने पे फोर्स ऑफ रिपल्सन अधिक हो जाएगा, दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं उसको बेटा, बॉन्ड लेंथ। इस तरह से हाइड्रोजन के टर्म में बॉन्ड लेंथ डिफाइन हो गया और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ H2 के बीच बॉन्ड लेंथ कितनी आई, 74 पिकोमीटर आ गई है। ओके बेटा, H2 की बॉन्ड लेंथ है ये, याद रखना। ओके, H2 की बॉन्ड लेंथ और H2 की बॉन्ड लेंथ आई। उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी इसकी फाइंड की गई और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो थी इसकी, या बॉन्ड इंथैल्पी जिसको बोलते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड इंथैल्पी जो है मिली, वो ये मिली इसकी कि 435.8 किलो जूल पर मोल इसकी जो है क्या मिली, बॉन्ड इंथैल्पी मिली बेटा। ओके, कैसे मिला, जब उस बॉन्ड को ब्रेक, जितनी बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही उस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी लगती है बेटा, हमने बताया था बॉन्ड इंथैल्पी में। ओके, तो H2 के फार्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई उतनी ही एनर्जी जो है H2 में से हाइड्रोजन एटम और दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम को सेपरेट करने में लगा। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो H2 की जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो 435.8 किलो जूल पर मोल मिली। ओके बेटा, और NCERT में आपका एक ग्राफ भी दिखाया हुआ है, आप चाहो तो इसको समझ सकते हो। ये देखिए हमारा ये ग्राफ हो जाता है, यहाँ पे एनर्जी है। ओके, क्या है एनर्जी, यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब D है यहाँ पे। ओके बेटा, तो ये देखा गया कि यहाँ से जो है इस तरह से ग्राफ बना। ओके बेटा, तो यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल को जब क्लोज लाया गया, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ मॉलिक्यूल था पहले दूर दूर, फिर जब मॉलिक्यूल को क्लोज लाया गया तो इस कंडीशन पे यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल गेट टुगेदर हो गए। क्या हो गए, गेट टुगेदर हो गए और फॉर्मेशन हो गया किसका, H2 मॉलिक्यूल का। और ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है। ओके, जो इस पे लग रही है, और ये इसके बीच जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये यहाँ से ये D है, D मतलब बॉन्ड लेंथ है। ओके बेटा, तो आप इसको ग्राफ से भी दिखा सकते हो कि यहाँ से मॉलिक्यूल आ रहे थे
नज़दीक के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, क्लोज हो गए। तो ये आपका हो गया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। ओके, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म होना तब है जब एक एटम दूसरे एटम से क्लोज है और क्लोज होने पे एक मिनिमम डिस्टेंस से क्लोज ना हो, जिसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और उस बॉन्ड लेंथ के मिनिमम डिस्टेंस पे जब वो आ जाएगा, अगर उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा, तो मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आप इसका भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, इसको नोट कर लेंगे बेटा, हम इरेज कर रहे हैं वीडियो पॉज करके। ये भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि वाई He2 इज़ नॉट फॉर्म, हीलियम का मॉलिक्यूल क्यों नहीं फॉर्म होता। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी कंसिडरेशन के टर्म में आप बता सकते हो कि क्यों हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म होता है। चलिए बता देते हैं उसको भी आपको, वैसे क्यों नहीं He2 फॉर्म होता है जबकि H2 फॉर्म हो जाता है, बट He2 नहीं फॉर्म होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल। अच्छा ये बताओ बेटा कि आप जानते हो, अभी हमने बताया ना कि मॉलिक्यूल या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं He2 में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा, तब तो He2 मॉलिक्यूल बनना चाहिए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो मॉलिक्यूल नहीं बनना चाहिए। चलिए, तो He2 में आप जानते हैं हीलियम में एक HE ले रहे हैं इसका, ओके, और एक ले रहे हैं HEB ले रहे हैं, दो मॉलिक्यूल है He2 में। और इसका आप जानते हो 1s2 होता है, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। ओके, तो चलिए यहाँ बना दिया हमने। ये देखिए दो न्यूक्लियस होगा इसके, दो प्रोटॉन होगा इसके न्यूक्लियस में, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ इसका दिखा दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड दिखा दे रहे हैं। ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड। इस तरह से दूसरे का न्यूक्लियस हमने यहाँ बना दिया, दूसरे का, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इसलिए नेगेटिव, उसको पॉजिटिव दिखा दिया। ओके, ये हो गया आपका HEA और ये हो गया HEB। हीलियम का ये B है, ये A मॉलिक्यूल। ओके, इसका इलेक्ट्रॉन है, E का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये A भी E का इलेक्ट्रॉन है, ये EB का इलेक्ट्रॉन है, HEB का, ये EB का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए ये तो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट होगा या अट्रैक्टेड रहेगा बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस है तो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए रहेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए रहेगा, करेगा अट्रैक्ट। ओके, करेगा भाई, किसको ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से इनके बीच अट्रैक्शन तो रहेगा ही, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचे रहेगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, न्यूक्लियस का ज़्यादा फोर्स है तो न्यूक्लियस की तरफ आ जाएंगे। अब देखो बेटा, इसके अलावा ये फोर्सेस तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर सकता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन से दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन से, और इसका न्यूक्लियस इसके वाले इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट करेगा बेटा, बोलो। और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा और इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, बोलो बेटा, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इसका इस HEA का जो इलेक्ट्रॉन है इस HEB के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, और ये HEA का इलेक्ट्रॉन इस HEB के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, और HEB का इलेक्ट्रॉन HEA के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, और HEB का इलेक्ट्रॉन HEA के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं, 1, एक इसका 2, उसके बाद ये 3 और ये 4। ओके बेटा, तो यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है यहाँ पे। कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करें, 8। ओके, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है। या इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ दें, अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4 यहाँ पे काम कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नोट कर लेंगे 4 फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है, न्यू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। पुरानी की बात हम नहीं करें, इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 फोर्सेज। तो बेटा यहाँ पे 4 फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्सन देखिए, एक रिपल्सन यहाँ काम करेगा बेटा, इसके बीच एक रिपल्सन यहाँ काम करेगा, एक रिपल्सन यहाँ वर्क करेगा बेटा, ध्यान देना, एक रिपल्सन यहाँ वर्क करेगा बेटा, एक रिपल्सन यहाँ वर्क करेगा। तो 1 2 3 ओके, 1 ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। तो 5 जो है फोर्सेज ऑफ रिपल्सन वर्क कर रहा है, फोर्सेज ऑफ
रिपल्सन वर्क कर रहा, और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्सेज ऑफ रिपल्सन क्या है, ज़्यादा है, इसलिए Hc2 मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म होगा बेटा। ओके, तो फोर्सेज ऑफ रिपल्सन 5 है और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन 4 ही है, 4 ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, रिपल्सन ज़्यादा है, इसलिए उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबल नहीं होगा तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। दैट्स वाई Hc2 डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, He डू नॉट फॉर्म He2 मॉलिक्यूल, इसलिए हीलियम जो है He2 मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म करता। ओके बेटा, तो इसको आप नोट कर लेंगे अगले वीडियो में, फिर इसके बाद हम आगे आपको इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप के अकॉर्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएंगे। थैंक यू बेटा।